अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? पिछले लेक्चर्स में किसी का कोई इशू तो नहीं है लिवर में और गॉल ब्लैडर में? मेरी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंक्रियास। सबसे पहले हम इसकी ग्रॉस एनाटॉमी देख लेते हैं। Pancreas is a large gland in the back of your abdomen. It is a part of our digestive system and endocrine system as well. And pancreas is a dual organ which works like a factory as well and the production line. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेंक्रियास की, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द एब्डोमेन। प्लस इसका जो रोल है वो होता है डाइजेशन में, और ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो दो तरह के होते हैं। एक इसका सिस्टम एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर इसका रोल होता है, जिसके अंदर ये ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्लस ये ऐसे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर होती है उसका लेवल कंट्रोल करते हैं, जो कि इसका एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है। हमने अभी बात की है कि ये एक्सोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन का भी पार्ट है। तो एक्सोक्राइन में इसका जो रोल होता है वो होता है डाइजेशन में, और एंडोक्राइन में इसका रोल जो सा होता है, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको इसने कंट्रोल करना होता है। पेनक्रियाज इज अ oblong shaped organ। ठीक है, एंड इट इज एट द लेवल ऑफ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1। और जो टेल होती है पेनक्रियाज की वो एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, वो एब्डोमेन के अंदर पड़ा होता है, बट वो हमें कहाँ पे नजर आता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। जो ओवरऑल पेंक्रियाज होते हैं वहाँ पे गैस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है। लाइक उसकी जो हेड और उसकी जो बॉडी है वहाँ पे गैस्ट्रिक में होती है, वेयर एज उसकी जो टेल होती है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक जाती है। अब इसका बाकी जो ऑर्गन्स है उसके साथ साथ इसका क्या रोल है? सबसे पहले स्टमक आ जाता है। तो स्टमक सेपरेटेड फ्रॉम द पेंक्रियाज बाय द लेसर sac, एंड द स्टमक एंड द पाइलोरस लाइज एंटीरियर टू द पेंक्रियास। मतलब जो स्टमक होता है वो पेंक्रियास के बिल्कुल एंटीरियर होता है, यानी पेंक्रियास पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, स्टमक उसके आगे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद जो ड्यूडेनम, जो इसका सी शेप कर्व बन रहा होता है ड्यूडेनम का, उसके अंदर इसका हेड जो है वो स्टक होता है। फिर उसके बाद जो मीजोकोलोन है ये भी एंटीरियर होता है टू द पेंक्रियाज। मतलब मीजोकोलोन जो सा ये आगे होता है, पेंक्रियाज इसके पीछे होता है। देन सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट की बात करें तो बिहाइंड द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, बिल्कुल जो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट होता है उसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, और वहां पर ही हम कहीं पे सीबीडी जोन है वो मिलता है। और जो स्प्लीन होती है वो इसके बिल्कुल साइड पे प्रेजेंट होती है, यानी लैटरली प्रेजेंट होती है। अब इसको यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की है ड्यूडेनम की। ठीक है, ये हमारे पास ड्यूडेनम का पोर्शन आ रहा है और हम कह रहे हैं कि ड्यूडेनम जहाँ से सी टाइप बनती है उसके अंदर पेंक्रियास का हेड होता है। तो ये हमारे पास पेंक्रियास का हेड है। ठीक है, फिर हमने बात की है सीबीडी जोन सी होती है पेंक्रियास के पोस्टीरियरली होती है। ये देखेंगे, ये हमारे पास सीबीडी आ रही है। ठीक है, और ये पेंक्रियास है, और ये पेंक्रियास के पोस्टीरियर यानी पेंक्रियास की पीछे पड़ी हुई है। ठीक हो गया। चौथी बात हमने की थी स्प्लीन के लैटरल होती है, जहां पे कि हमारे पास टेल आ रही है, यहाँ पे हमारे पास करके स्प्लीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ जाता है हमारे पास।
तो ये हमारे पास 3 to 4 इसके लैंडमार्क्स होते हैं जिससे हम लोग इसको असेस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। मेनली जो रोल होता है पेंक्रियाज का, इसने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है बॉडी के अंदर, वेयर एज ये बाकी ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है जैसे कि हार्ट, लिवर और किडनीज को। अब डाइजेशन का क्या रोल है और हाउ दिस एड्स इन डाइजेशन। पेंक्रियाज जोन सा होता है ना, वो 1 to 4 लीटर एक एंजाइम बनाता है जो कि रिच होता है इन जूस, और वो डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करता है। वैसे तो हमने पढ़ा था, जैसे हमने गॉल ब्लैडर के अंदर पढ़ा है कि बाइल जोन सा होता है, वो डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी तरह से पेंक्रियाज जोन है, वो भी एक एंजाइम बनाता है 1 to 4 लीटर इन द अमाउंट, जो कि डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है जो भी खाना हम लोग खा रहे होते हैं। अब ये भी इसी तरह से डिपेंड करता है कि जितना खाना हम लोग खाएंगे उतनी अमाउंट उसकी वहां से निकलेगी, और वो डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करेगी। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम लोग इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारा फूड जोन सा है, हमें हमें मतलब इनडाइजेशन क्यों हो रही है, मतलब हमें खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा सेवरल ऑर्गन्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा, जब हम लोग एक दफा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट जब हमारे पास इस चीज के लिए रिपोर्ट है तो बहुत ज्यादा हैवी ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है उनके, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें आवाज़ारी हो रही है, प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। उस टाइम पर क्या होता है कि एक ही दफा में इतने ज्यादा ऑर्गन्स जो होते हैं वो वर्किंग में आ जाते हैं, और फिर जब एक ही दफा में इतने सारे ऑर्गन्स उनसे वर्किंग में आते हैं, और वो फिर उस टाइम पर क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं कि जो भी खाना हमने खाया होता है उसको उसने प्रॉपरली डाइजेस्ट करना होता है, उसको उसने उसको ब्रेक डाउन करना होता है, जैसे ही वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर पेंक्रियाज उनसे हैं ये जो जो अपना एंजाइम जो उनसे वो प्रोड्यूस करते हैं, वो सबसे पहले स्मॉल डक्ट्स उनसी हैं उसमें जाता है, फिर वहां से मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है वहां पे जाता है। पेंक्रियाटिक डक्ट जो उनसी होती है वहां से ये जो हमारी बॉडी के अंदर बाइल डक्ट होती है जो कि गॉल ब्लैडर और लिवर के पास प्रेजेंट होती है, फिर पेंक्रियाटिक डक्ट जो उनसी है वो कनेक्ट होती है बाइल डक्ट से, ठीक है। इस डक्ट के थ्रू बाइल जोन सा है वो लिवर में जाता है, और लिवर से फिर गॉल ब्लैडर तक जाता है, और गॉल ब्लैडर से वो मतलब जब भी हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर से वो कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, वहां पे बाइल और पेंक्रियाटिक जूस, ये दोनों जोन से होते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और फिर वो ड्यूडेनम में जाते हैं, और वहां पे जाके जो भी हमने फूड लिया तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके अंदर से जो भी चीजें या न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए जरूरी होती हैं वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो सारी रिमेनिंग होता है उसको वहां से एक्सपेल कर देती है। यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से, हमने ये बात की है कि जो पेंक्रियाज होते हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं, कौन से हार्मोन्स बनाते हैं। पहला हार्मोन जो सा है, जो हार्मोन जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं, एक होती है इंसुलिन और एक होती है ग्लूकागोन, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो सा इसका फंक्शन है ये उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है ना उसको ये कंट्रोल करते हैं। जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो पेंक्रियाज इंसुलिन को बनाता है, इंसुलिन हार्मोन है इसको बनाता है, ताकि उसकी वजह से क्या हो कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो हो जाए और बैलेंस पे आ जाए, ठीक है। और अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो पेंक्रियाज क्या करता है, ग्लूकागोन को बनाता है ताकि वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए शुगर लेवल और वो बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। तो पेंक्रियाज जोन से होता है कि दो हार्मोन्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारी बॉडी को एक बैलेंस शुगर लेवल चाहिए होता है, ताकि जिसकी वजह से वो प्रॉपरली रन कर सके, लाइक जिस तरह से हमारा हार्ट है, लिवर, किडनीज, हर चीज जो सी अपने अपने तरह से काम कर रही है, तो हर हमारी बॉडी जो सी है उसको शुगर लेवल एक नॉर्मल पे चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसा निजाम ऑलरेडी सेट कर दिया हुआ है। सम टाइम ऐसा होता है कि जब हमारा एकदम से हमारी बॉडी जो सी बिल्कुल थकावट फील होती है, डिजीनेस होना शुरू हो जाती है, तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जो सा वो लो हो गया, ठीक है। तो ये तब होता है कि जब हमारे पेंक्रियाज जो होता है बहुत ज्यादा उस चीज से ओवरलोड हो चुका होता है ना, तब वो प्रॉपरली चीज नहीं करता। नॉर्मली हमें इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं होता क्योंकि पेंक्रियाज अपना काम अपनी ऑन पे कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास ओवरऑल पेंक्रियाज है, ये हमारे पास क्या आ रही है, ड्यूडेनम, ठीक है। और ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है,
ये जो भी एंजाइम होता है, पेंक्रियाटिक जूस होता है, एंजाइम जो से ये प्रोड्यूस करती है, वो यहाँ से सीबीडी के अंदर, सीबीडी से बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट सिस्टम के अंदर जाके फिर वो लिवर के थ्रू होता हुआ गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है, बाइल जो सा होता है। और फिर जब बाइल जो सा होता है सिक्रीट आउट होता है, तो वो सबसे पहले कहाँ पर आके होता है, स्टोर कहाँ पर आके करता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, और पेंक्रियाटिक डक्ट जो सी होती है, यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस जो होता है वो आता है, और फिर ये दोनों डाइजेशन के अंदर इस चीज को हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद जो स्टमक होता है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ पेंक्रियास, इट्स बिहाइंड योर स्टमक, यानी स्टमक जो सा होता है वो एंटीरियर साइड पे होता है, और पेंक्रियास जो सा होता है पोस्टीरियर साइड पे होता है। अब जो पेंक्रियास, इसके सराउंडिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें, लिवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। ठीक है, हमें हेड के बारे में तो आइडिया होगा कि जो ड्यूटेनम का सी टाइप पार्ट होता है उसके अंदर हेड जोन होता है वो स्टक होता है, और ये इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ पे खाना जब स्टमक, जब खा हमारे स्टमक के अंदर जब फूड जाता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाके स्टे करता है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और पेंक्रियाज जोन सी होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है, नियर योर स्प्लीन। पेंक्रियाज के एनाटॉमी देखते हैं, हेड जोन से होता है वो वाइडर होता है। ठीक है, और ये डुोडेनम का जो कर्व बनता है ये उसके अंदर स्टे करता है। नेक जोन सी होती है ये शॉर्टर पार्ट होता है, और ये हेड से फर्दर एक्सटेंड करती हुई जाती है। बॉडी जोन सी है, दिस इज द मिडल पार्ट, और ये हेड और नेक के दरमियान से आगे एक्सटेंड करती है अपवर्ड की तरफ। और टेल जोन होती है सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है, और ये कहाँ पे जाके स्टे करता है, नियर द स्प्लीन। फिर अब इसकी थोड़ी सी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। वेस्कुलर एनाटॉमी, जो एओर्टा और आईवीसी होता है ना, ये बिल्कुल हेड ऑफ पेंक्रियास के बिल्कुल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। जिस तरह से सीबीडी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है ना, इस तरह से एओर्टा और आईवीसी भी होती है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो उनसे होती है वो नेक के बिल्कुल बिहाइंड होती है। ठीक है, पोस्टीरियर टू द नेक ऑफ द पेंक्रियास, बिल्कुल नेक ऑफ द पेंक्रियास के पीछे हमने बात की है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन भी होती है और स्प्लेनिक वेन जो उनसे होती है वो भी होती है, और ये यूनाइट करती है हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ फर्दर। और स्प्लेनिक आर्टरी जो उनसे होती है वो ओवरऑल इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती है। यहाँ से देखते हैं अगेन थोड़ी सी एनाटॉमी। हेड जोन सा होता है वो ड्यूडेनम का सी टाइप कर्व जोन सा होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, फर्दर एक्सटेंड करते हुए आते हैं। और ये हमारे पास टेल है, टेल के बिल्कुल लेटरली क्या प्रेजेंट है, स्प्लेन प्रेजेंट है। स्प्लेन एक आर्टरी जोन सी होती है, ये इसको बिल्कुल सुपीरियरली रन कर रही होती है, यानी सुपीरियरली का मतलब होता है कि पेंक्रियास के बिल्कुल ऊपर रन कर रही है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास अयोटा और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये हमारे पास बिल्कुल इसके पोस्टीरियरली होती है, यानी पेंक्रियास के बिल्कुल पिछली साइड पर होती है। ओवरऑल पेंक्रियास जोन से उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हेड है, देन उसके बाद यूनिकेट प्रोसेस होता है, नेक होती है, बॉडी होती है, टेल होती है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसको सोनोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, अभी देखें, हमने बात की थी कि जो सुपीरियर हमारे पास स्प्लेनिक वेन होती है, हम लोग यहाँ पे जो सबसे मेन हमारे पास लैंडमार्क होता है ना वो था स्प्लेनिक वेन का। ठीक है, ये हमारे पास सारा पेंक्रियाज आ रहा है। ठीक हो गया। और ये जो इसके सेंटर में हमारे पास ब्लैक एनिक स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये स्प्लेनिक वेन है। क्या है, स्प्लेनिक वेन। अब जब इसके ऊपर आप लोग कलर डॉपलर ऐड करेंगे ना, तो इस वेन के अंदर आपको सॉरी ब्लू कलर का जो ब्लड फ्लो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको इस चीज के बारे में आइडिया हो जाएगा कि स्प्लेनिक वेन है। और इसके ऊपर का जो सारा हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है ये क्या है, पेंक्रियाज है, क्योंकि पेंक्रियाज को देखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जैसे ही आप लोग देखोगे तो ये आईवीसी है, इंफीरियर वेन है, क्या इसके अंदर आपको ब्लू, आपके पास ये ब्लू से इंडिकेट होगी, ये हमारे पास अयोटा है। अयोटा के अंदर क्या आएगा, व्हाइट आएगा, और ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंट सॉरी रेड। और ये उसके बाद हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसके अंदर भी हमारे पास रेड कलर का फ्लो जब डिटेक्ट होगा तो इससे हम लोग इस चीज का आइडिया लगा लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास नॉर्मल वेसल्स हैं। और इसके बिल्कुल ऊपर ही हमारे पास पेंक्रियास का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब हम लोगों ने इसको देखना होता है ना तो हम लोग मेनली इसको यहाँ से, ये हमारे पास प्रॉपर लैंडमार्क होते हैं, आईबीसी, अयोटा, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन।
ये हमारे पास चार वेसल्स होती हैं जिससे हमारा जो हमारे पास लैंडमार्क है, जिससे हमें प्रॉपर पेंक्रियाज का आइडिया होता है कि पेंक्रियाज यहाँ पे करके लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ उसको नॉर्मली ग्रे स्केल के ऊपर देखोगे तो ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर नजर नहीं आएगा। ये हमारे पास आईवीसी, आईवीसी में ब्लू फ्लो डिटेक्ट होगा। ये अयोटा, अयोटा में रेड होगा। ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, इसके अंदर भी रेड होगा। और ये हमारे पास स्प्लेनिक वेन है। ठीक है। और ये देखें, ये हमारे पास हेड आ रहा है, ये आगे सारी बॉडी है, और ये टेल। अब ना ये वाला इस तरह का इमेज जिसके अंदर हेड बॉडी टेल एक इमेज के अंदर आए, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। या तो ये वो लोग कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जो हमारी तरह बिगनर्स होते हैं ना, आपको एक साइड के ऊपर हेड और बॉडी नजर आएगा। आप अगर प्रोब को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे फिर आपको टेल नजर आएगी। एक के अंदर ही आपको हर चीज उनसे वो नजर नहीं आ सकती है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये हमारे पास वर्टिकल बॉडी है, और ये नीचे सारा उसका शेडो आ रहा है। वेसल्स की बात की जाए तो जो पेंक्रियाटिक आर्टरी की ब्रांचेस होती है, स्प्लेनिक आर्टरी की हेड इज सप्लाइड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर pancreaticoduodenal arteries which are the branches of gastroduodenal artery and the superior mesenteric artery। ठीक है, ओवरऑल जिसको ब्लड सप्लाई मिल रहा होता है आर्टरी के थ्रू, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो स्प्लेनिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के थ्रू मिल रहा होता है। और वीनस ड्रेनेज यानी जो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पर होता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। तो जो पेंक्रियाटिक वेन्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, ड्रेन कर रही होती है रेस्ट ऑफ द पेंक्रियास थ्रू द स्प्लेनिक वेन। पेंक्रियाटिक अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं अब। इसके अंदर हम लोग इसमें किन किन चीजों को असेस कर सकते हैं, पेंक्रियाटिक किसी भी तरह की अगर कोई मेलिग्नेंसी है, पेंक्रियाटाइटिस है, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो कि अदर देन द नॉर्मल, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब इसके मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। इसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर ये आता है कि पेशेंट जब आपके पास आता है ना स्कैन के लिए, तो बहुत ज्यादा बावल केसेस होती हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट फास्टिंग के साथ है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा गैस शेडोज होते हैं। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट ने खाना खाया होता है उसकी वजह से भी गैस शेडोज होते हैं। अब उन गैस शेडोज की वजह से पेंक्रियाज उनसे होते हैं, उसको देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर तो आपको प्रॉपरली पेंक्रियाज नजर आ रहे हैं फिर आपने उसके पर कमेंट करना है। 90 100 में से आप कह लें कि 60 to 70% पेशेंट्स का पेंक्रियाज उनसे होता है ना, वो बावल गैसेस की वजह से बिल्कुल ऑब्सक्योर हो जाता है। ठीक हो गया। और ओबीज पेशेंट में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि आपको पेंक्रियाज नजर आ जाए। उसके लिए आपको प्रॉपर फास्टिंग, फास्टिंग तो अगर आप करवाएंगे करवाएंगे एब्डोमेन के अंदर, लेकिन इन गैस शैडोज को रिड्यूस करने का तरीका ये होता है कि आपने पेशेंट को बिठाना है, आपने उनको एक गिलास पानी का पकड़ाना है। ठीक है, और आपने उन्हें कहना है कि आधा गिलास आप पानी का पी लें, और आधा ग्लास जो सा है ना, या 2 3 सिप्स जितने भी आपके मुंह के अंदर पानी आ सकता है, उसको अपने मुंह में रखना है। ठीक है, आपने पेशेंट को लटाना है, और आपने स्कैन सबसे पहले स्टार्ट करना है जहां पर आपको आइडिया है कि ये आपकी गैस्ट्रिक रीजन है। ये हमारे पास प्रॉपर लैंडमार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्प्लेनिक वेन आ रही है, ये हमारे पास आईवीसी है, ये अयोटा है। वहां पर आपने प्रोब को स्टे कर देना, और आपने पेशेंट से कहना है कि जो घूंट आपने मुंह में रखा हुआ है आप उसको एक ही दफा अंदर ले जाए। वो जैसे ही पानी अंदर लेके जाएंगे, बावल गैसेस जोन से होंगी, शैडो जोन से होंगे, वो एकदम से पानी की वजह से नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, और वहां पर आपने फौरन अपना जो स्कैन है उसको परफॉर्म करना है, और आपने इमेज जोन से उसको फ्रीज करना है, क्योंकि उसकी वजह से एकदम से गैसेस जोन से होती हैं वो बैठ जाती हैं, और आपको प्रॉपर पेंक्रियाज जोन सा वो नजर आना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम लोग जो बावल गैसेस होती हैं उनका जो इंटरफेस होता है थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम लोग एब्डोमेन का स्कैन कर रहे हैं तो पेशेंट को फास्टिंग के साथ ही बुलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्कैन जो सा है पेंक्रियास का उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये तब हम लोग करेंगे अगर आपको फॉर एग्जांपल पेंक्रियास देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नॉर्मली भी आप लोग कर सकते हैं, मोस्टली पेशेंट्स के अंदर नजर भी आ जाता है, लीन पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छा पेंक्रियास नजर आता है।
ठीक है, बट अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा बल्की है, ओबीज है, या फिर उसके अंदर गैस शैडोज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर हम लोग ये वाला तरीका जो है इसको इससे करते हैं, तो हमें जो शैडोज उनसे होते हैं वो थोड़े से कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो स्कैन है उसको फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं। स्कैनिंग का टेक्निक के लिए 5 to 6 मेगाहर्ट्ज का कर्वी लीनियर ट्रांसड्यूसर जो सा उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने लेफ्ट लोब देखना है लिवर का, जब आप लोग लिवर का स्कैन कर रहे होते हैं, उसको आपने अकॉस्टिक विंडो बनाते हुए सब जाइफाइड रीजन के ऊपर आपने प्रोब को प्लेस करना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने पेशेंट से कहना है कि आपने पेट को एक दफा से बहुत ज्यादा इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें। ठीक है, या फिर आपने कहना है कि आपने एब्डोमेन जोन सा है, पेट को बाहर की तरफ फुलाएं। ठीक है, पेट को फुलाएं, जब वो पेट को फुलाएंगे फिर आपने कहना है कि सांस रोके यहाँ। जैसे ही वो सांस रोकेंगे, इससे हम लोग अकॉस्टिक विंडो यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का जो ओवरऑल स्कैन है, पेंक्रियाज की जो बॉडी है वो हमें इसके साथ नजर आएगी। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर हमने प्रोब को प्लेस करना होता है। फिर पेंक्रियाटिक हेड को देखना हो तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा राइट साइड की तरफ, वहीं से प्रोब को थोड़ा सा राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो हमें पेंक्रियाटिक हेड नजर आएगा। और जो टेल होती है ये समटाइम विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो पेशेंट का अगर स्टमक पानी के साथ भरा हुआ हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि गैस शटल से होंगे, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, फिर हम लोग उसको विंडो यूज करते हुए इसको परफॉर्म करते हैं। और अगर फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा, आपने पेशेंट की राइट साइड पे करवट दिलानी है। ठीक है, और फिर आपने स्प्लीन को, जब आप स्प्लीन को देख रहे होंगे उसको विंडो रखते हुए, क्योंकि हमें पता है कि स्प्लीन के बिल्कुल साथ ही हमारे पास क्या आता है, टेल ऑफ द पेंक्रियाज आती है, तो वहां से स्प्लीन को लैंडमार्क बनाते हुए हमने उसकी जो टेल है उसको देखना है। इस वजह से एनाटॉमी जरूरी होती है, ताकि आप लोगों को उसके बारे में आइडिया होना शुरू हो जाए। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोब को लॉन्गिट्यूडनली प्लेस करना है। ठीक है, प्रोब का इंडिकेटर जो सा होगा पेशेंट के हेड की तरफ होगा, तो इस तरह से सबसे पहले आपको इमेज जो सी है ये नजर आएगी। अब इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा अच्छा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, देन यहाँ से एक इमेज हमें दिखाई गई है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं ना कि ये देखें, ये हमारे पास लिवर का लेफ्ट लोब आ रहा है। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास सारी आईवीसी आ रही है। अब हम लोग यहाँ से कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास पेंक्रियाज जोन से हैं वो किधर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास माइल्ड सा गॉल ब्लैडर आ रहा है, क्योंकि ट्रांसवर्स पोजीशनिंग है। प्रोब का जो हेड है इसके अंदर वो आपकी तरफ होगा। ठीक है, प्रोब का हेड जो सा होगा वो किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ होगा। ये हमारे पास सारी आईवीसी आ रही है। अब हमें इस चीज के बारे में आइडिया है कि आईवीसी जहां पर होती है उसके बिल्कुल ऊपर ही हमारे पास पेंक्रियाज जोन से वो आ रहे होते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे करके हमें पेंक्रियाज जोन सा उसका हेड जोन सा है वो मिलेगा। ये चीज हमेशा हमारे पास अल्ट्रासाउंड में एंटीरियर होती है और ये वाली पोस्टीरियर होती है। ये चीज हमेशा याद रखनी है आपने, आइदर वो गायनी का स्कैन है या एब्डोमेन का स्कैन है, कोई भी स्कैन है। फिर आपने वहीं से प्रोब को ट्रांसवर्स पोजिशनिंग में करना है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, जिसके अंदर प्रोब का पॉइंटर जोन से होगा वो आपकी तरफ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है स्प्लीन। ये हमारे पास आईवीसी आ रही है, ये हमारे पास अयोटा आ रहा है। इस सेंटर में मेरे पास आ रही है स्प्लेनिक वेन। ये देखें, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, और उसी तरीके से देखा जाए तो ये हमारे पास पेंक्रियाटिक हेड आ रहा है, ये हमारे पास पेंक्रियाज की बॉडी आ रही है, और ये हमारे पास इसकी टेल आ रही है। क्लियर है सबको? इसको थोड़ा सा ट्रिकी होता है देखना, यही अगर आपके पास सिर्फ अगर ग्रे स्केल होगी तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यही अगर आपके पास डॉपलर की मशीन होगी तो जैसे ही आप लोग करेंगे तो आईवीसी के अंदर ब्लू फ्लो आ जाएगा, इसके अंदर रेड फ्लो आ जाएगा, वेन जोन से उसके अंदर भी ब्लू आ जाएगा, उससे आप लोग असेस कर लेंगे कि ये हमारे पास ओवरऑल पेंक्रियाज आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रोब को आपने ट्रांसफर्स रखना है, जिसके अंदर प्रोब का पॉइंटर जोन सा होगा वो आपकी तरफ होगा। लीन पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छा नजर आता है पेंक्रियाज। फिर इसके अंदर आपने क्या देखना होता है, इसकी इकोजेनेसिटी जो है उसको देखना होता है। जो यंग पेशेंट्स होते हैं वो लेस फैटी होते हैं, उसके अंदर आपको जो पेंक्रियाज है वो हाइपोक्विक से नजर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की एज जो है वो ज्यादा होती रहती है, फैट उनकी बॉडी के ऊपर आना शुरू होता है, जिसकी वजह से इसकी इकोजेनेसिटी जो होती है बिल्कुल सराउंडिंग मेसेंटेरिक फैट जैसी आ जाती है। बट ये वेरी कर रहा होता है, बिल्कुल होमोजेनस होता है।
अब आप इसके डायमीटर्स की बात करते हैं, हमने अब इसको मैयर करना है। तो मैयर करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास हेड है, पेंक्रियाटिक हेड है, वो हमारे पास 3.4 to 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। आप 3.5 कर लें, हेड 3.5, बॉडी जो सी होती है वो 3, और टेल जो सी होती है वो 3.2। इतनी ओवरऑल हमारे पास इन दिनों की मेजरमेंट आती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है ओवरऑल पेंक्रियाज की लेंथ जो उनसे होती है वो 10 to 20 सेंटीमीटर तक होती है। और जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है वो हमारे पास इक्वल टू या फिर लेस देन 3 mm होनी चाहिए। अगर वो से एक्सीड कर जाती है तो उसका मतलब है कि जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो यहाँ पे डायलेटेड है। अब इसको मैयर कैसे करते हैं, ये देखिए। ये अगर मेरे पास हेड आ रहा है ना, तो मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैयर करना है। ये मेरे पास कितना है, 3.5। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी को देखूंगी 3.4, और यहाँ से 3 तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक टेल को, ये तक हमारे पास कितनी आएगी, 3.2 तक। अगर आपने इसको लेंथ वाइज करना है तो आप इसको इस तरह से करके मैयर कर लेंगे, जितना भी आपके पास पेंक्रियाज ओवरऑल आ रहा है। लेकिन लेंथ वाइज तो कोई भी नहीं इसकी मेजरमेंट लेते, ओवरऑल इसकी मेजरमेंट हेड, बॉडी और टेल के हिसाब से लेते हैं। तो चाहिए, मैंने आपको ये दिखाया तो है इस इमेज में कि ये देखें, प्रोब को एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपने ट्रांसवर्स में रखना है, कि प्रोब का हेड जो सा होगा वो आपकी तरफ होगा, बिल्कुल एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपने इसको रखना है। हम लोग हमेशा जब भी अब्डोमेन का स्कैन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पेंक्रियाज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको पेंक्रियाज नजर आ रहे हैं फिर आपने उसके ऊपर कमेंट करना है। अगर आपको पेंक्रियाज नजर नहीं आ रहा है तो आपने जबरदस्ती उसके ऊपर कमेंट नहीं करना। यू जस्ट हैव टू राइट पेंक्रियाज आर अनरिमार्केबल। आप उसके ऊपर कमेंट जो सा वो नहीं करेंगे, ठीक है। जब पेंक्रियाज नजर नहीं आएंगे तो क्या लिखना है, अनरिमार्केबल। पेंक्रियाज के बिल्कुल आगे सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिएगा, अनरिमार्केबल, अगर नजर नहीं आ रहे तो। ठीक है, अगर नजर आ रहा है फिर आपने प्रॉपर क्या करना है, इसकी स्कैनिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज आई थी इसके अंदर भी हम लोग एनाटॉमी को देख रहे थे। ये हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, लिवर का लेफ्ट लोब है, ठीक है। ये हमारे पास सुपीरियर स्प्लेनिक वेन आ रही है, इसके नीचे ये हमारे पास स्प्लेनिक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। ये हमारे पास आईवीसी है, ये हमारे पास ओवरऑल अयोटा आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सीबुक। अब ये देखें, इस इमेज के अंदर हमारे पास जो पेंक्रियाटिक हेड है वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें जब भी हम स्कैन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो कोई भी एक या दो चीजें आपको एक टाइम पर नजर आएंगी। यहीं पर अगर आप प्रोब जोन सा है इसको थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाओगे तो फिर आपको हेड नजर आएगा लेकिन टेल नजर नहीं आएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे तो फिर आपको बॉडी और टेल अच्छी नजर आएगी लेकिन हेड इतना अच्छा नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने इसको ओवरऑल असेस करना होता है, ठीक है। ये देखें, स्प्लेनिक वेन का बस आपने मेन लैंडमार्क रखना, आईवीसी, अयोटा और स्प्लेनिक वेन, ठीक हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक बॉडी आ रही है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे मेजर करना है। टेल आ रही है तो उसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, ठीक है। अभी देखें, ये हमारे पास ओवरऑल सारी एनाटमी है, लैंडमार्क्स हैं। इन्हीं लैंडमार्क्स के थ्रू हमने पेंक्रियाज को असेस करना होता है, विजुअलाइज करना होता है। नॉर्मल पेंक्रियाज सबको क्लियर हो गया कैसा नजर आता है हमें और कौन कौन से लैंडमार्क को हमने देखना होता है। फिर हम लोग इसकी पैथोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। क्लास सबको पेंक्रियाज क्लियर है कि बेसिक पेंक्रियाज हमें कैसे नजर आएंगे और क्या क्या मेजरमेंट्स होंगी उसकी। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी पैथोलॉजी। सबसे पहले पैथोलॉजीज के अंदर आता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। पेंक्रियाटाइटिस कवर्ड, जहाँ आइटिस कवर्ड आ जाएगा, दैट मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस जोन सा होता है, दिस इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियाज एंड इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको जो अफेक्टेड पेंक्रियाज होंगे वो थोड़े से डायलेटेड यानी स्वेल्ड, ठीक है, और हाइपोक्विक। ऑलरेडी हाइपोक्विक तो हमें नजर आते ही आते हैं, लेकिन उसकी इकोजेनेसिटी के अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं आएगा। नॉर्मल इकोजेनेसिटी होगी लेकिन उसके सराउंडिंग टिश्यूज होंगे उसके अंदर आपको एडिमा नजर आएगा, ठीक है।
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सबसे पहले पेशेंट आपके पास सिवियर एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आएगा। अब आप लोग जब टेंडरनेस देखेंगे, पेन देखेंगे, तो पेशेंट के अंदर प्रोब टेंडरनेस कौन सी होगी, वो पॉजिटिव होगी। प्रोब टेंडरनेस किसको कहते हैं, जब आप लोग प्रोब रखेंगे अफेक्टेड एरिया पे तो पेशेंट जो होता है उसको पेन होगी, टेंडरनेस फील होगी, ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन में लटाना है। और पेशेंट 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं अगर उनके अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है ड्यू टू एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, तो उनकी पेन जो सी है वो बैक की तरफ जा रही होती है। सीरम अमाइलेज और लाइपेज जो उनसे होते हैं, ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली होते हैं, जिससे हम आप पैंक्रेटाइटिस को देख सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। इस वजह से कहते हैं लैब फाइंडिंग्स जो उनसे होती बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 90 to 95% केसेस के अंदर सीरम अमाइलेज और लाइपेज जो होंगे वो एलिवेटेड होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल अमाइलेज का लेवल पैंक्रेटाइटिस के अंदर होता है दैट इज यूजुअली वेल रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होगा तो भी जो नॉर्मल लाइपेज लेवल होता है दैट इज ऑलवेज हैज बीन रिपोर्टेड, बट ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। और हेमरेज जोन सा है फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हमें समटाइम्स नजर आता है। सबसे पहले एक होता है कलन साइन, यानी जो पेरी अम्बिलाइकल रीजन होता है वहां पे ब्रूजिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और साइन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेट टर्नर साइन, उसके अंदर फ्लैंक ब्रूजिंग होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज्यादा रेयर है बट ये हो सकते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रही। अल्ट्रासाउंड के पर सोनोग्राफिकली सबसे पहले अगर तो पेशेंट के अंदर गॉल स्टोन्स होंगे यानी कोलिलिथेसिस होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर एक एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि हाउ कैन दीज बोथ को एग्जिस्ट। तो सबसे पहले देखें, जब गोल स्टोन्स प्रेजेंट होंगे, कोलिलिथेसिस होगा, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। हमने देखा था कि जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है और बाइल डक्ट दोनों जो उनसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फेक्शन जो सा है वो पेंक्रियास तक भी कोज हो सकता है। वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और जिस एरिया पर नेक्रोसिस हो जाती है वो एरिया जो से आपको हाइपोइक यानी ग्रेश ब्लैक में नजर आएंगे। अब उसके बाद हमारे पास कुछ एक्यूट एब्डोमेन एटियोलॉजीज होती हैं। हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि जो पेंक्रियाटिक वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, सबसे पहले इकोजेनेसिटी जो सी होगी इसके अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ओवरऑल जो पेंक्रियाटिक वॉल्यूम है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। जो पेंक्रियास की बॉडी होती है वो 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी इन द डायमीटर, ठीक है। एंटीरियर ग्रोइंग और सरफेस जोन होगा उसका इरेगुलर हो जाएगा। इकोजेनेसिटी डिक्रीज होने की वजह से फ्लूइड जोन है वो वहां पर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, एडिमा कोज हो जाएगा, हेट्रोजीनस पेंक्रियास नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसका पैरेन्काइमा जोन होगा, यानी कहीं पे हमें हाइपर नजर आएगा, कहीं पे हमें हाइपरिक आएगा, मतलब मोर देन वन इकोजेनेसिटी जोन्स हैं विद इन अ पेंक्रियास हमें नजर आएंगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ, ये देख लो। हमने बात की थी कि सरफेस जोन से होगी पेंक्रियास की वो इरेगुलर हो जाएगी, ये देखें इरेगुलरिटी प्लस। यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड की कलेक्शन हो गई है पेंक्रियास में। ये हमारे पास पेंक्रियाटिक हेड है और ये हमारे पास पेंक्रियाटिक बॉडी है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा हाइपर एक्विक सा नजर आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास हाइपो एक्विक सा नजर आ रहा है, जिससे हम लोग इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट जो सा वो एक्यूट हाइपरटाइटिस सॉरी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो सा है उसे सफर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन लैंडमार्क होता है। ओवरऑल पेंक्रियाज जोन होंगे वो हमें स्वॉलन नजर आएंगे। देन क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस के अंदर हमें पता है कि एक चीज कौन सी है, वो कॉन्टिन्यूसली पेशेंट के अंदर चलती जा रही है, प्रोलॉन्ग है, इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से फाइब्रोसिस भी हो सकता है, जो कि ओवरऑल पूरे पैरेंकाइमा पूरे पेंक्रियाज का पैरेंकाइमा जो है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। ये एक इरिवर्सिबल चेंजेस इसके अंदर जो सी होती हैं और ये परमानेंट एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन जो सा उसको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर पेशेंट आपके पास मल्टीपल एपिसोड्स के साथ ऑफ एक्यूट पेक्रेटाइटिस के साथ आपके पास रिपोर्ट होगा, ठीक है। और ये चीज सुनती होंगी पेशेंट के अंदर ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स या फिर मंथ्स भी आपके पास आ सकते हैं। सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले बिलियरी आउटफ्लो की बात की जाए, जाहिर सी बात है, अगर बाइल डक्ट जो है इसकी वजह से अफेक्ट होगी तो पेशेंट जॉन्डिस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। एक्सोक्राइन फंक्शन की तरफ मैल एब्जॉर्प्शन और एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर पेशेंट जो है वो डायबिटीज जो है उससे सफर कर रहा है।